Hello everyone, I am Monica. Now today we will start our next chapter that is a heredity. Okay, so ultimately इसमें से जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है वो आपको सीबीएसई के लिए पूरी तरीके से डिलीटेड है. इसमें आपको सिर्फ हेरिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वही आने वाला है एग्जाम में. तो हेरिडिटी रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि बोर्ड की एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, तो अल्टीमेटली सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हेरिडिटी क्या होता है, राइट? तो हेरिडिटी दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स या फिर बोल लो हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स का पेरेंट्स या उनकी ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ transformation of traits or characteristics from the parent to the offspring is known as a heredity. अब देखिए हेरिडिटी जो होती है मतलब जैसे वॉट एवर कोई भी कैरेक्टर्स आपको आपके पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं और आपको आपके पेरेंट्स से मिला है. तो ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट जो न्यू प्रोजेनी में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? हेरिडिटी की वजह से, राइट? अब अगर हम लोग हेरिडिटी को देखें तो हेरिडिटी में हम लोग देखेंगे कि हेरिडिटी की वजह से ही वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होता है, राइट? अब देखिए वेरिएशंस मतलब क्या होता है. सो वेरिएशंस अल्टीमेटली प्लांट्स एनिमल हर ऑर्गेनिजम्स में आप वेरिएशंस देखोगे, राइट? ये वेरिएशंस की वजह से ही पॉपुलेशन जो है वो सरवाइव कर पाती है इन्वायरमेंट में, अपने आप को वो एडेप्ट कर पाते हैं ड्यू टू दी वेरिएशंस, राइट? तो वेरिएशंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल इन द स्पीशीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना. कोई भी स्पीशीज और उससे जैसे फॉर एग्जांपल वी आर बिलोंगिंग इन द एक अगर हम लोग एक कोई स्पीशीज देखें उस स्पीशीज के हर ऑर्गेनिज्म से एक कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कुछ यूनिकनेस है, मतलब वो क्या हो गया उस स्पीशीज से उस यूनिक प्रॉपर्टी ने उसको अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया उसका वेरिएशन हो गया, राइट? अब वेरिएशन जो है वो दो लेवल पर होता है, एक होता है जेनेटिक वेरिएशन और एक होता है एनवायरमेंटल वेरिएशन, राइट? वेरिएशंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक हेरिडिकल वेरिएशंस मतलब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में आपको जब कुछ अलग अलग देखने मिले, कुछ अलग कैरेक्टर्स या कुछ अलग ट्रेड्स देखने मिले तो आप उसको वेरिएशंस बोलोगे. वेरिएशंस जो है वो अल्टीमेटली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन्वायरमेंटल वेरिएशन, दूसरा होता है जेनेटिक वेरिएशन. इन्वायरमेंटल वेरिएशन के इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग अगर वेरिएशंस क्रिएट हो रहा है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर चेंज हो गया सो वी एडेप्ट दी न्यू चेंजेस, राइट? जैसे ठंडी लग रही है तो वी वेयर दी वुलन क्लॉथ, है ना. गर्मी हो रही है तो वी वेयर दी कॉटन फैब्रिक, और अगर बारिश हो रही है तो वी वेयर दी रेनकोट्स. तो ऐसे ही भाई हर ऑर्गेनिज्म हम लोग तो ऐसे कर लेते हैं बट ऑर्गेनिजम्स भी भाई उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस करता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पोलार बियर्स वगैरह जो होते हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड वाले जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उनमें वो क्या करते हैं तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, राइट? जिसको हम बोलते हैं विंटर स्लीप. ओके, तो ये क्या है? इन्वायरमेंटल वेरिएशन, मतलब भाई उन्होंने अपने में वेरिएशंस क्रिएट करवाए बट किसकी वजह से? इन्वायरमेंट की वजह से. और दूसरे टाइप का वेरिएशन होता है जेनेटिक वेरिएशन. जेनेटिक वेरिएशन मतलब फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है उन वो ट्रांसमिशन क्यों होता है? लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए की वजह से होता है. डीएनए की वजह से ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिटेड होते हैं. तो कुछ कैरेक्टर एज इट इज ट्रांसमिटेड हो जाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो है उनमें वेरिएशंस करके ट्रांसमिटेड होते हैं, मतलब डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हो जाता है सडनली और फिर वो वेरिएशंस के फॉर्म में नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसमिटेड होता है. ओके, तो ये जेनेटिक्स वेरिएशन हमने समझा जो जीन्स की वजह से ऑकर हो रहा है, दैट इज अ जेनेटिक वेरिएशन. ओके, अब वेरिएशंस की इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें तो वेरिएशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला है वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म एडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, राइट? अगर कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है तो वेरिएशन हमको क्या करता है? उस चेंज होने वाले इन्वायरमेंट में एक रहने के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है. दूसरी चीज होती है इट डिराइव द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू बेटर एडेप्टेड स्पीशीज, मतलब अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें
तो इवोल्यूशन या वेरिएशंस जो क्रिएट होता है उसी की वजह से स्पीशीज में बेटर एडेप्टेशन, मतलब अच्छी तरीके से उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए एडेप्टेशन वो गेन कर पाता है, राइट। तो वेरिएशन की वजह से एक तरीके से हम लोग ये बोल ले कि ऑर्गेनिजम्स अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है आउटर एटमॉस्फेयर के लिए, राइट। वेरिएशंस की वजह से ही इवोल्यूशन क्रिएट होता है, वेरिएशंस की वजह से ही न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो पाता है। अब है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, राइट। अगर बात करें हम लोग कि भाई रिप्रोडक्शन की वजह से भी वेरिएशंस क्रिएट होता है, तो दैट इज अ ट्रू पॉइंट कि वेरिएशंस क्रिएट हो रहा है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो वेरिएशन क्रिएट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारी पेरेंटल जनरेशन से 100% सिमिलर नहीं है, वी हैव दी वेरिएशंस, है ना, अलग अलग टाइप के वेरिएशंस हमारे पास है ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली वी नो दैट थिंग कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स होते हैं, राइट। अल्टीमेटली सम कैरेक्टर्स वो अचीव करता है मदर से और सम कैरेक्टर वो अचीव करता है फादर से। तो अल्टीमेटली उसके पास में वेरिएशंस के चांसेस सबसे ज्यादा है, राइट। बट मैं बात कर रही हूँ सेक्सुअल, ये बात किसकी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जहाँ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और वहाँ वेरिएशन के चांसेस ह्यूज लेवल पर होते हैं। बट अगर बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के लिए। अब अगर एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल का कंट्रीब्यूशन उसी एक पेरेंट का होगा, इसीलिए वहां पर वेरिएशंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें तो इसी हेरिडिटी और वेरिएशंस को समझाने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे जिनको कहा जाता है अल्टीमेटली सबसे पहले विलियम बेटरसन जो थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, द बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एनसीईआरटी की, द बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द mechanism of heredity, as the biological science will deal with the mechanism of heredity and causes variation is called genetics, right। genetics में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स के जीन्स की स्टडी हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं, वेरिएशंस और हेरिडिटी जो कॉजेस होती है वो भी इसी जेनेटिक्स की ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं। और जेनेटिक वर्ड जो है वो सबसे पहले दिया हुआ था विलियम बेटसन ने, ओके। ये जेनेटिक वर्ड जो है सबसे पहले कॉइन किया हुआ था विलियम बेटसन ने। फिर उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज, द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्यों कहा जाता है, तो उन्होंने जेनेटिक्स किस तरीके से ट्रांसमिटेड होता है उसको समझाया था, और किस अकॉर्डिंग समझाया था वो हम लोग समझते हैं। देखो जब कभी भी ये रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जब ट्रेड्स का ट्रांसमिशन होता है, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेड्स ट्रांसमिटेड होते हैं तो वो किस अकॉर्डिंग होते हैं, इनको समझाया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हम लोग पहले ये समझते हैं, ओके। सो कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। मतलब भाई हमारी सेल है, सेल के पास में न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम फिल होते हैं, उस क्रोमोसोम में हमारे डीएनए होते हैं और वो डीएनए पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जीन्स जो है वो क्या कंटेन करते हैं, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करते हैं वो जीन, और उन्हीं जीन्स का ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, हेरिडिटी। उसी हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। Inheritance of character is due to the fact that both the father and mother contribute equal amount of genetic material to the child, right? एक आधी चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन किस अकॉर्डिंग हो रहा है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ऑकर होता है, उससे जायगोट बनता है, उस जायगोट से एम्ब्रियो, फिर उससे फीटस बनता है, राइट। तो अल्टीमेटली 50% जो जेनेटिक मटेरियल का कंट्रीब्यूशन था वो मेल की तरफ से आया, 50% जो जेनेटिक मटेरियल का कंट्रीब्यूशन था वो फीमेल की तरफ से आया है, राइट। तो उस चाइल्ड में मैटरनल और पैटर्नल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो गए, ओके। सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर द टू फैक्टर्स, one from the father and another from the mother, right?
जैसे मैं बोल रही हूँ अगर आईज के कलर के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ एक पर्सन में मैं आईज का कलर देख रही हूँ, फादर के पास ब्लैक कलर के आईज है और मदर के पास में ब्राउन कलर के आईज है, राइट? सो अल्टीमेटली दोनों ने, फादर और मदर ने, वो चाइल्ड को बनाने के लिए अपने जीन का कंट्रीब्यूशन दिया। उस कंट्रीब्यूशन में फादर ने ब्लैक आइज के लिए और मदर ने ब्राउन आइज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, राइट? तो अब चाइल्ड के पास में वो दोनों ट्रेड्स प्रेजेंट हो गए, बट इसमें से कोई एक, ऐसा तो नहीं होगा कि ब्लैक और ब्राउन का फ्यूजन होकर उसकी आइज का कलर बन जाएगा। नो, नॉट अ पॉसिबल, राइट? तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई एक कैरेक्टर अपने आपको शो करेगा और एक कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव। जो जीन अपने कैरेक्टर को शो कर पाएगा वो डोमिनेंट होगा, और जो जीन अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा वो होगा रेसेसिव। तो ग्रेगर जॉन मेंडल कंक्लूड दैट एक्सपेरिमेंट विद द गार्डन पी प्लांट के साथ में उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट दिया और उससे ये डिटरमाइन किया कि भाई जो इनहेरिटेंस के लॉ है वो किस अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं, जो जीन्स का ट्रांसमिशन हो रहा है कब कौन सा जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कौन डोमिनेट होगा, कौन रेसेसिव होगा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने अपनी जेनेटिक्स वाली थ्योरी में मेंशन किए। ओके, अब देखिए उन्होंने क्या बताया कि भाई ये जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स दैट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? हम में जो भी ट्रेड्स आते हैं या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अल्टीमेटली दो टाइप के होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स और एक होते हैं इनहेरिटेंस ट्रेड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपकी लाइफ में जो भी चीजें अचीव की है या इन्वायरमेंटल की वजह से आपने आप में जो भी एडेप्टेशन किया है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, मेरे हेयर्स का कलर था ब्लैक और मैंने अब उस पर कलर लगा दिया, दैट मीन्स दैट इज एक्वायर्ड ट्रेड्स। ओके, बट जेनेटिक ट्रेड्स या इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं कि जो एक्चुअल मेरे हेयर्स का कलर है, दैट इज अ इनहेरिटेड ट्रेड्स। ओके, तो एक्वायर्ड जो ट्रेड्स होते हैं डू नॉट चेंज दी जर्म सेल्स, वो जर्म सेल्स में कोई भी चेंज क्रिएट नहीं करते, बट जो इनहेरिटेंस ट्रेड्स होते हैं ब्रिंग चेंज इन द जर्म सेल्स, उनमें उनकी मतलब जर्म सेल्स में चेंज होने की वजह से ही वो क्रिएट होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं कैन नॉट बी पास ऑन दी फर्दर जनरेशन, मतलब एक्वायर्ड ट्रेड्स को हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिटेड नहीं होते, राइट? जैसे आई कलर्ड माय हेयर, तो ये जो ट्रेड्स है वो भाई नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसमिटेड नहीं हो सकता। ओके, इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होता है कैन बी पास ऑन देयर प्रोजेनी, बट जो मेरे जेनेटिक कोड्स है, जो जेनेटिक चेंजेस है हम में, या फिर जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे डीएनए कंट्रोल करके रखा हुआ है या स्टोर करके रखा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन, वो ट्रेड्स नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसमिटेड होगी। एक्वायर्ड ट्रेड्स डू नॉट लीड टू इवोल्यूशन, कोई भी एक्वायर्ड ट्रेड्स जो है वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, राइट? वो उसी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी लाइफ टाइम तक रहेगा, बाकी वो पूरा इवोल्यूशन कॉज नहीं कर सकता। बट इनहेरिटेंट ट्रेड्स जो होते हैं वो इवोल्यूशन कॉज करेंगे। ओके, सो अल्टीमेटली अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेंडल ने बताया है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उसके पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। देखें, इन पूरे कॉन्सेप्ट में आपको डीएनए पता होना चाहिए। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इज अ मॉलिक्यूल कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारी पूरी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है वो कहाँ होती है? तो हमारे डीएनए में होती है, राइट? उस ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर उस ऑर्गेनिज्म के पूरे मैकोवर के लिए या डेवलपमेंट के लिए और आने वाली फर्दर जनरेशंस के लिए भी उसका जेनेटिक मटेरियल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट? दूसरी चीज होती है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब क्या होता है? तो अल्टीमेटली अगर मैं डीएनए में देखूं तो डीएनए में दो चीजें आएगी, क्रोमेटिन आएगी और एक क्रोमोसोम्स आएंगे, राइट? तो क्रोमेटिन मतलब क्या होता है? refers to the mixture of DNA और प्रोटीन। जब DNA और प्रोटीन का मिक्सचर होता है that form a chromosome, right? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। सो क्रोमोसोम क्या है? सो chromosome is a DNA molecule that consists a part of the genetic material of a organism, है ना?
तो इस तरीके से आपको तीन चीजें पता होना चाहिए, डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन मतलब क्या है, तो डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर, इसको हम लोग कॉमनली क्रोमेटिन बोलते हैं। और क्रोमोसोम मतलब डीएनए के ऐसे मॉलिक्यूल्स, डीएनए के मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है, राइट, और जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसी फॉर्म में स्टोर होती है। हर ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जीन्स क्या होता है, तो भाई डीएनए पे प्रेजेंट वो छोटा सा सेगमेंट जो हमारी हर एक्टिविटी को या हमारे हर ट्रेट्स को या हमारे हर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। ओके, अब और एक चीज होती है एलील। ये ट्रेट्स और ये बाकी सारे डोमिनेंट रेसेसिव समझने से पहले ये चीजें आपको पता होना चाहिए। एलील्स मतलब क्या होता है, अ पेयर ऑफ जीन that occupy specific location on a particular chromosome and contain the contrasting pair. Okay, contrasting pair in the sense कि एलील, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, सेम ट्रेट के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंटेन करने वाले एलील्स होते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ हाइट के लिए, मैंने बताया यहाँ पे दो जीन्स है, कैपिटल टीवी और स्मॉल टीवी, बट कैपिटल टी इट इज मतलब ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। ओके, और जो दूसरा वाला है स्मॉल टी, वो ड्राफ्टनेस के लिए है, बट दोनों हाइट को कंट्रोल कर रहा है ना, तो ये जीन के पेयर क्या बनाएंगे, हमारे एलील्स कहलाएंगे। ओके, अब आपको ये पता है, इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल। तो ऐसी सेल जिसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ईच सेल कंटेन दी 46 क्रोमोसोम, तो हमारे जो जर्म सेल है वो सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम कंटेन करेंगे, तो वो क्या होगी, हैप्लॉइड सेल, राइट। और जो हमारी बॉडी की सोमेटिक सेल्स है, मतलब पूरी बॉडी को बनाने वाली सेल्स होगी, वो की डिप्लॉइड सेल, बिकॉज उसके पास में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ओके, अब जो हैप्लॉइड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस डिवीजन से होता है, मतलब एक से चार सेल जब बनती है वो हैप्लॉइड सेल होती है। और इसमें कौन सा डिवीजन पार्टिसिपेट करता है, मियोसिस डिवीजन। दूसरा होता है डिप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है, हमेशा डिप्लॉइड सेल से दो डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल में, एक सेल से अगर दो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये होगा माइटोसिस, जो कहाँ पे होता है, डिप्लॉइड सेल्स में होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम वाली से 46 वाली दो सेल्स बनाई, मतलब ये डिप्लॉइड सेल्स होगी। ओके, अगर आप लोग बात करें स्पर्म सेल है, एक सेल है, ये हैप्लॉइड सेल्स होती है। उसके अलावा अदर देन हमारी बाकी सारी सेल्स, नर्व सेल बोल लो, मसल सेल्स बोल लो, ये सारी सेल्स इंक्लूडेड होती है हमारी डिप्लॉइड सेल्स में। ओके, अब देखिए रूल ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है, उनको हम लोग समझते हैं और फिर मैं आपके मेंडल के जो वर्क है उस पे आते हैं। ओके, इनहेरिटेंस इन द ह्यूमन इज इन्फ्लुएंस इक्वली बाय द पैरेंटल पैटर्नल एंड मैटरनल जीन्स, राइट। मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स में होने वाला जो इनहेरिटेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड हुए हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से हाफ कंट्रीब्यूशन किसका होगा, मैटरनल का, हाफ कंट्रीब्यूशन किसका होगा, पैटर्नल ट्रेड्स का या जीन्स का। ओके, दूसरी चीज क्या बोलती है, मतलब भाई ये समझ लो कि मम्मी से आधे क्रोमोसोम मिल रहे हैं हमको, आधे पापा से मिल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन जो है वो हाफ हाफ होना है। फिर ट्रेड्स इन द चिल्ड्रंस फॉलो मैंडल्स रूल ऑफ द इनहेरिटेंस, और ये जो भी ट्रेड्स है वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, तो मैंडल का इनहेरिटेंस वाला रूल फॉलो करते हैं। अब मैंडल का इनहेरिटेंस वाला रूल क्या है वो अभी हम लोग डिटेल में और समझेंगे। ईच चाइल्ड इनहेरिटेंस वन वर्जन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स, राइट। मतलब भाई ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझ में कुछ मैटरनल कैरेक्टर डोमिनेंट फॉर्म में आ गए, जैसे मेरी आईज का कलर मेरे मम्मी जैसा है, सो हो सकता है कि मेरे कुछ फीचर्स जो है वो पापा जैसे भी हो, तो अल्टीमेटली ये दोनों का फ्यूजन ही हमारी नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसमिटेड होता है, राइट। सो अब अगर हम लोग बात करें तो मेंडल ने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई, उसमें कहा था उन्होंने दो चीजें, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रेसेसिव एलील। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो टू स्ट्रॉन्ग एलील्स होते हैं उनको हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं, और रेसेसिव मतलब जो वीकर टू एलील्स होते हैं उनको हम लोग रेसेसिव बोलते हैं। जैसे मैंने हाइट के लिए बताया, अगर मैं कैपिटल टी लिख रही हूँ तो ये कौन सा ट्रेंड होगा, ये क्या होगा, जब मैं कैपिटल टी बोल रही हूँ तो ये क्या है, डोमिनेंट एलील है, और अगर मैं स्मॉल टी बोल रही हूँ तो ये क्या है, रेसेसिव एलील है। ओके,
हमेशा जो डोमिनेंट एलील्स है उनको हम लोग कैपिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे ये डोमिनेंट एलील था तो मैंने इसको कैपिटल फॉर्म में लिखा, और जो दूसरा वाला था वो रेसेसिव वाला था, इसको मैंने स्मॉल टी ऐसा लिखा, राइट। तो हमेशा हम लोग डोमिनेंट को कैपिटल टी के फॉर्म में, और रेसेसिव जो है उनको स्मॉल अल्फाबेट के फॉर्म में लिखते हैं, ओके। Dominant traits men fall in the both homozygous and heterozygotic condition। देखिए होमोजाइगोटिक और हेट्रोजाइगोटिक क्या होता है ये समझिए। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रेड्स है कैपिटल टी और स्मॉल टी। जस्ट अ मिनट, एक कैपिटल टी है, तो ये कैपिटल टी क्या शो कर रहा है, डोमिनेंट को, और ये स्मॉल टी क्या कर रहा है, डोमिनेंट को। तो ये जो है ना, इसको मैं बोलूंगी होमोजाइगस मतलब भाई जब दोनों एलील सेम है, एक जैसे है, तो इनको कहा जाएगा होमोजाइगस। कैपिटल ही स्मॉल के साथ है इसीलिए। बट अगर मैं इसको कैपिटल और स्मॉल एक लिख रही हूँ, तो ये इस टाइप के जो ट्रेड्स है वो कहे जाते हैं, इस टाइप की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस, ओके। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मैं बात कर रही हूँ इन दो इस पेयर के या इस एलील के बारे में, तो इसके पास में एक कैपिटल वाला भी है, स्मॉल वाला भी है। तो अगर ये कंडीशन है तो भाई डोमिनेंट ही अपने आप को शो करेगा, मतलब होमोजाइगोटिक कंडीशन में भी डोमिनेंट शो होगा, और जो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है उसमें भी डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा, राइट। ये प्लांट टॉलनेस के लिए है, ये प्लांट भी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और अगर रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक कब शो होता है, तो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगोटिक कंडीशन में ही रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक शो होगा। हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में कभी भी रेसेसिव ट्रेट जो है वो शो नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ओके। अब इसको समझने के लिए आपको और दो फैक्टर समझना है। एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप, ओके। जीनोटाइप मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग है या फिर जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं उसका जीनोटाइप। और किसी भी ट्रेट्स का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, राइट, उनको हम लोग अपीयरेंस बोल लो, उसका बिहेवियर बोल लो, या उसका इन्फ्लुएंस बोल लो, वो सब इंक्लूडेड होता है फिनोटाइप में। मतलब फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल इन्फ्लुएंस, ये सब फिनोटाइप में इंक्लूड होता है, ओके। अब आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर दोनों एलील जो है वो सेम होते हैं वो होमोजाइगोटिक कंडीशन, जैसे ये और ये। हेट्रोजाइगोटिक मतलब जहां दोनों एलील्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ओके। अब देखिए मेंडल ने पी प्लांट को, मैं वापस पी प्लांट पे आ रही हूँ कि भाई मेंडल ने क्या किया है, पी प्लांट को सिलेक्ट किया है, राइट। तो अब मेंडल ने जो पी प्लांट को सिलेक्ट किया वो कैसे सिलेक्ट किया और क्यों सिलेक्ट किया उसको मैं समझती हूँ। व्हाई ओनली पी प्लांट, है ना, पी प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, ओके। तो उन्होंने क्यों मेंडल ने भाई पी प्लांट को सिलेक्ट किया, तो उसके पीछे के रीजंस ये थे। पहली चीज, एनुअल प्लांट था, मतलब एक साल में सारे प्लांट्स को हम लोग इकट्ठा ग्रो करवा लो। दूसरा भाई इसकी लाइफ स्पैन जो होती है ना वो बहुत शॉर्ट होती है, राइट। इनमें दोनों ऑप्शन थे कि इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी इजीली हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हम लोग इसको इजीली करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें एक ही टाइप में बहुत ह्यूज या लार्ज अमाउंट में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए भी उन्होंने इसको सिलेक्ट किया था। और इसके पास सबसे बड़ा जो पॉइंट था, इसके पास में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल जाते हैं। एक ही बार में हम लोग 7 एक ही प्लांट से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को वन टाइम में स्टडी कर सकते थे। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने ये वाला प्लांट जिसको हम बोलते हैं पी प्लांट, पाइसम सटाइवम वाला जो प्लांट है वो सिलेक्ट किया हुआ था, राइट। अब हम लोग इनको समझते हैं कि क्या है। देखिए इनमें जो बेसिक कितने 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स है, राइट। पहला ट्रेड्स है कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर। यहाँ पे भी दो टाइप के फ्लावर्स मिल जाते हैं पी प्लांट में, एक पर्पल और एक
व्हाइट होता है, पर्पल जो है वो डोमिनेंट और व्हाइट जो है वो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, मतलब जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है और एंडिंग वाली टर्मिनेशन पे है। ओके, तो एक्सियल फ्लावर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और टर्मिनल वाले जो फ्लावर है या टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन जो है वो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सीड का कलर, तो येलो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट है और रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, तो ग्रीन। सीड का अगर हम लोग शेप देखें तो राउंड वाले जो है वो डोमिनेंट है और रिंकल वाले रेसेसिव है। ओके, पॉन्ड का शेप अगर देखें इनफ्लैट जो है, मतलब बिल्कुल ऊपर से फ्लैट दिखेगा, वो होगा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, और कंट्रैक्टेड मतलब ऐसे अप एंड डाउन होगा। ओके, बॉर्ड का कलर जो है वो ग्रीन अगर है तो वो डोमिनेंट है और रेसेसिव के लिए वो कौन सा है, येलो। और वैसी स्टेम की लेंथ अगर टॉल है तो वो डोमिनेंट है और अगर वो ड्राफ्ट है छोटा सा है तो वो क्या होगा, रेसेसिव। तो इस टोटल सेवन कंट्रास्टिंग कलर को लेकर उन्होंने पूरे इनहेरिटेंस के लॉ दिए। ओके, अब देखिए इनहेरिटेंस प्लांट्स विद द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। देखिए यहाँ पर दो प्लांट लिए, कैपिटल टी मतलब प्योर टॉल और एक प्योर ड्राफ्ट प्लांट लिया। तो ऑलवेज जो फर्स्ट प्रोजेनी में अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवा के जो फर्स्ट प्रोजेनी बनेगी वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वहां कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डोमिनेंट होगा, बट कैसा, हेटेरोजाइगोटिक डोमिनेंट, मतलब एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो हमेशा डोमिनेंट अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा और रेसेसिव को रिप्रेस कर देगा। तो यहाँ पे स्मॉल टी अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, जो कैपिटल टी है वही अपने आप को शो करेगा। तो सारे प्लांट फर्स्ट प्रोजेनी जो है एप्पल जनरेशन में जितने भी सारे प्लांट्स बनेंगे वो सब की सब ऑल एप्पल प्लांट्स एक्सप्रेस वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स, मतलब दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर उसमें शो होगा F1 जनरेशन में। ओके, अब अगर हमने F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, भाई F1 जनरेशन अपनी सेल्फ पॉलिनेट हो रही है, सेल्फ पॉलिनेट होगी, फिर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उनका जर्मिनेशन होगा, फिर वो डेवलप होंगे। फिर अब डेवलपमेंट के बाद में अगर हम लोग देखें, सो ये वाला हमारा फर्स्ट जनरेशन प्लांट था, अब उससे हमको चार पॉसिबिलिटीज मिलेगी, एक कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, चार पॉसिबिलिटीज मिली। मतलब F1 से जो F2 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेट होके फॉर्म हुई है उसमें अगर हम लोग देखें तो 3% प्लांट जो है मतलब 3:1 मिलता है। अगर 4 प्लांट डेवलप होते हैं तो उसमें से 3 प्लांट टॉल हो गया और एक प्लांट क्या होगा, ड्राफ्ट होगा। ओके, अब मैं इसको आपको कैसे इसको अच्छे से समझाती हूँ मैं आपको, इनहेरिटेंस में रेशो कैसे मिलता है और उन्होंने क्या देखा। ओके, जैसे मैं बात कर रही हूँ F1 जनरेशन के लिए। ओके, तो मैं आपको F1 जनरेशन के लिए कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ कैसे फॉर्म हुई। देखिए हमने दो प्लांट लिए, एक लिया मैंने कैपिटल टी जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लांट था, राइट, इसको मैंने बोला प्योर टॉल प्लांट, और एक लिया मैंने स्मॉल टी प्योर ड्राफ्ट प्लांट, दोनों होमोजाइगोटिक लिए। अब इनके बीच में जब मैंने क्रॉस करवाया तो इससे क्या हुआ, क्रॉसिंग करवाया तो क्या बना, F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, मतलब इसको मैं बोलूंगी हेटेरोजाइगोटिक प्लांट बना। बट यहाँ पर कैरेक्टर किसका होगा, हेटेरोजाइगोटिक में कैरेक्टर में भी कौन अपने आप के कैरेक्टर शो करता है, डोमिनेंट वाला। तो ये वाले प्लांट भी क्या बनेंगे, टॉल बनेंगे। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो सब की सब डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर होंगे, राइट। अब मैंने इनका क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन, क्या करवाया इनको हमने, सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। सेल्फ पॉलिनेट होने के बाद में भाई सेल्फ जर्मिनेट भी होने दिया। अब हम लोग बॉक्स बना के देखेंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ओके, मेल फीमेल के लिए अब हम लोग देखेंगे तो अब हमारे पास दो कैरेक्टर, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, राइट, यही था ना। और वैसे ही फीमेल के पास में भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो आप देखो जब ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा,
कैपिटल T, ओके, विच मीन्स कि प्योर टॉल प्लांट, राइट। अब ये वाला जो T है वो उस स्मॉल t के साथ फ्यूज होगा और क्या बनेगा, कैपिटल एंड स्मॉल t, विच इज ऑल्सो होमोजाइगोटिक, है ना, बट डोमिनेंट कैरेक्टर होगा इसलिए ये भी टॉल बनेंगे, राइट। अब बनेगा यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल वाला फ्यूजन वापस, ये स्मॉल और ये कैपिटल, तो कैपिटल और स्मॉल वाला बनेगा, यहाँ पर भी टॉल प्लांट हो गए, और यहाँ पर ये दोनों स्मॉल स्मॉल है इसलिए यहाँ पर स्मॉल टी, मतलब ये प्योर ड्राफ्ट प्लांट होगा। तो अगर हम लोग देखें तो F2 जनरेशन में भाई दोनों कैरेक्टर्स शो हो गए, डोमिनेंट भी और रेसेसिव भी, दोनों कैरेक्टर शो हो गए F2 जनरेशन में। अब अगर मैं इसका जीनोटाइप देखूं तो जीन्स का कंस्ट्रक्शन कैसे दिख रहा है, ये एक टाइप के दोनों होमोजाइगोटिक, डोमिनेंट होमोजाइगोटिक, ये हेटेरोजाइगोटिक और ये वापस रेसेसिव होमोजाइगोटिक, मतलब ये वाला बन रहा है हमारा 1, तो मैं लिख दिया जीनोटाइप में पहला 1, फिर ये बन रहे हैं हमारे 2, तो S2 2, और ये बन रहा है वापस सिंगल, तो S2 1, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ हमारा 1:2, 2:1। अब इसको हम लोग फिनोटाइप निकालेंगे, ओके। तो फिनोटाइप में देखिए ये प्लांट बन रहा है हमारा टॉल, ये भी प्लांट बन रहा है हमारा टॉल, ये भी प्लांट बन रहा है टॉल, ये बन रहा है ड्राफ्ट, मतलब 4 प्लांट में से 3 प्लांट्स होके टॉल और 1 प्लांट होगा ड्राफ्ट, इसीलिए इसका फिनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1। क्या होगा फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, ओके। सो आपको आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, किसको क्या कहा जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्यों भाई इसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर हम लोग क्रॉसिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक मतलब हाइट को लेकर ही हम लोगों ने क्रॉसिंग करवाया था। व्हाटएवर आप ऐसे कोई भी जो साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ना, ये जितने भी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ना उसमें से आप कोई भी एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉसिंग करवा रहे हो, विच इज नोन एज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको आप क्या बोलोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2, 2:1, ओके। सो आई होप आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग समझते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को, ओके। आप समझते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को। देखिए अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करना है हम लोगों को कि सबसे पहले कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, अब हम लोग 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, राइट। तो मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे आपने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लिया है, एक पूरा कैपिटल आर मतलब राउंड और येलो सीड्स के लिए, ओके। दूसरा है रिंकल्ड और ग्रीन सीड के लिए, राइट। तो यहाँ पर होमोजाइगोटिक लिए हुए हमने दोनों कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें से F1 जनरेशन में क्या होगा, तो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगोटिक प्रोड्यूस होके, बट कैसे, डोमिनेंट कैरेक्टर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ये सीड्स कैसे हो गए F1 जनरेशन के सारे सीड्स, F1 जनरेशन के सारे सीड्स होके येलो राउंडेड, कैसे हो गए, येलो राउंडेड। अब हमने क्या किया, F1 जनरेशन जो थी ये हमारी F1 जनरेशन को हमने सेल्फ पॉलिनेट करवाया, सेल्फ पॉलिनेट करवाने के बाद में आप सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स होगा, राइट। सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स होने के बाद में भाई 4 वैरायटी दिख रही है, देखो कैसे लर्न करना है, कैसे याद रखना है वो समझो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल कैपिटल हो गए। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। आपको समझ में आ रहा है, कैपिटल आर लिख लिया, फिर वाई को चेंज करो, एक बार कैपिटल लिखो एक बार स्मॉल वाई लिखो, वैसे ही आपने यहाँ पे स्मॉल आर लिख लिया, आप वापस स्मॉल आर लिख लिया, एक बार आप वाई को चेंज करो, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब क्या होगा, इसी तरीके से सीक्वेंस आपने इस साइड भी लिख लिया। अब जब क्रॉसिंग करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरीके से आपका क्रॉसिंग बनकर इस तरीके से टोटल 4 8 और ये 8 मतलब 16 आपको प्लांट्स बनेंगे एक टाइम में, राइट।
तो ये 16 प्लांट्स का जो या 16 सीड्स का जो पॉसिबिलिटीज निकल के आएगी उसमें कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लांट कैसे हो गए आपके? राउंड और येलो। ओके, और 1 2 3 प्लांट कैसे हो गए? रिंकल येलो, राइट। 1 2 3 प्लांट कैसे हो गए? ग्रीन, राउंड ग्रीन। और एक ही होगा जो कैसा होगा? रिंकल ग्रीन होगा। मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स F2 जनरेशन में दिखते हैं। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 9s2 9s2 3s2 3s2 1। ओके, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो होगा 9s2 3s2 3s2 1। अब अगर हम लोग इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो देखिए, आपको मैं जीनोटाइपिक रेशियो समझाती हूँ आपका कि किस अकॉर्डिंग निकल रहा है। या हम लोग देखेंगे 1 कैपिटल, सारे कैपिटल वाले कितने हैं? तो सारे कैपिटल वाला ये 1। ओके, मतलब ये हमारा कट गया। अब देखिए, दोनों आर कैपिटल है और ये कैपिटल और स्मॉल है, तो ये एक है और ये एक है, राइट। तो 1s2 2। अब देखिए यहां पर अगर मैं देखूं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाले कितने हैं उसको हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो ये एक है। ओके, आप नीचे देखिए यहाँ पर ये दूसरा है और उसके बस ये 2 है, राइट। तो वापस 2। अब देखिए उसके बाद में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। 1 2 3 4, ये कितने हैं? 4, राइट। अब ग्रीन वाले में भी देखिए, ये वाला एक, ये एक ही है, तो हम लोग लिखेंगे वापस 1। ये वाला एक और ये 2, मतलब वापस 2। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, वापस 1। ओके, अब देखिए ये वाले कितने हैं हमारे पास? वापस 2 है, और ये वाला लास्ट वाला 1 है। तो ये जो आपने निकाला ये उसके जीन्स पे से आपने निकाला, सो दैट्स व्हाई इज नोन एज अ जीनोटाइपिक रेशियो। इसको आप क्या बोलोगे? अपना जीनोटाइपिक रेशियो बोलोगे। ओके, जो जीन्स के कंट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। ओके, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट ही शो हो गया, F2 जनरेशन में इस रेशियो के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने प्लांट किस तरीके के फॉर्म हो के, जीनोटाइप या फिनोटाइप रेशियो पे से। ओके, अब देखिए मेंडल ने कुछ लॉज दिए विच इज नोन एज अ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है? तो अल्टीमेटली लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अगर हम बोले तो ये 3 टाइप के लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, इसको हम लोग एक एक पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या बोलता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स इज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन, राइट। अगर मैं F1 जनरेशन की बात करूं तो F1 जनरेशन में हमेशा और हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होंगे, और जो F2 जनरेशन है उसमें डोमिनेंट का परसेंट 3:1 के उसमें होगा, जो रेशियो है वो 3:1। डोमिनेंट हो गए 3, रेसेसिव हो गए 1। तो F2 जनरेशन में डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों देखने मिलते हैं, बट F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट ही शो करेंगे। ओके, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि द 2 एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेट सेग्रीगेट फ्रॉम each other so that gamete receive only one of 2 factor, right। जैसे मेरे पास में 2 जीन थे, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी वाले 2 प्लांट थे, तो भाई यहाँ से सिर्फ एक ही टी जाएगा और यहाँ से सिर्फ एक ही स्मॉल टी जाएगा।
तब जाके पेरेंटल जनरेशन ऑफस्प्रिंग वाली जो जनरेशन है उसमें एक स्मॉल और एक रेसेसिव जाएंगे। मतलब दोनों जीन्स जो है वो कभी भी पेयर में ट्रांसमिटेड नहीं होंगे, दो एलील जो है वो पहले सेग्रीगेट हो गए एंड नाउ दे एंटर इनटू दी न्यू प्रोजेनी। ओके, तो इस तरीके से इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कि भाई हर ट्रेड जो है ना उनकी मिक्सिंग नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में अपने आप को शो करेंगे। द एलील ऑफ द वन ट्रेड सेपरेट इनटू द गैमेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द एलील ऑफ अदर ट्रेड। मतलब यहाँ पर अगर मैंने देखा दोनों जो ट्रेड्स है वो अलग अलग हुए तो वो अपने कैरेक्टर अलग अलग शो करेंगे। यहाँ पर कोई भी दोनों ट्रेड्स का मिक्सिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्मॉल टी और कैपिटल टी वाला जीन मिल गया, मिक्स हो गया और उसने मीडियम हाइट वाला प्लांट दे दिया। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब भाई इंडिपेंडेंटली वो जीन अपने कैरेक्टर को शो करेगा, राइट। अब देखिए इस चैप्टर में से और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दैट इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड क्या है? तो अल्टीमेटली हम लोग को पता है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सॉरी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर इसी को आप बोलो 23 पेयर होते हैं, राइट। तो उसमें से जो 23rd वाला जो पेयर है ना, इट कंसिस्ट 23rd वाला पेयर। ओके, तो 23rd वाला जो पेयर है वो क्या कंसिस्ट करता है? या तो कैपिटल मतलब एक्स वाई या फिर एक्स एक्स, राइट। जो मेल हो गए उनके पास में एक्स वाई होता है, और जो फीमेल होते हैं उनके पास में वो 23rd वाले पेयर पर क्या प्रेजेंट होता है? एक्स एक्स प्रेजेंट होता है, राइट। So human being have 23 pair of chromosome in the nucleus of the cell. Cell के nucleus में इनके पास कितने क्रोमोसोम है? Total 23 pair of chromosome है। Out of this 2 chromosomes are sex chromosome। तो वो 23rd वाला जो पेयर है ना वो इंक्लूड होता है सेक्स क्रोमोसोम में, जो कंटेन करता है एक्स एंड वाई को। द फीमेल हैव दी 2x क्रोमोसोम। मतलब अगर कोई भाई फीमेल है तो उसके पास में दोनों कौन से क्रोमोसोम होंगे? एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। एंड मेल हैव ओनली एक्स एंड 1 वाई। मतलब मेल के पास में एक एक्स और एक वाई, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। अब क्यों ऐसा होता है तो इसको समझते हैं हम लोग। देखिए अब क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, मतलब सेग्रीगेट होते हैं। तो यहाँ पर दोनों गैमेट सेग्रीगेट हो गए तो मेल में क्या होगा? 2 टाइप के स्पर्म्स बनते हैं, एक एक्स टाइप के और एक वाई टाइप के। बट यहाँ पर एक ही सेग्रीगेशन होगा, मतलब एक्स वाला ही सेग्रीगेट होगा, है ना। तो अगर हम लोग बात करें फीमेल में, तो फीमेल के पास में सिर्फ एक्स टाइप का ही एक सेल होता है, मतलब एक्स वाला ही एक सेल उसके पास में होता है। तो द स्पर्म्स एंड एग हैव वन सेट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सम स्पर्म्स हैविंग, कुछ स्पर्म्स के पास में एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ स्पर्म्स के पास में वाई क्रोमोसोम्स होता है। बट सारे एक्स सेल जो फीमेल के पास होते हैं उसमें कौन सा क्रोमोसोम होगा? एक्स क्रोमोसोम ही होगा। देखिए मेल और फीमेल के पास में ये क्रोमोसोम डिस्टिंग्विशन कैसे होता है वो समझिए। जो मेल होते हैं ना उनके पास में 2 टाइप के स्पर्म्स होते हैं, या तो एक्स वाला या तो वाई वाला, एक्स और वाई दोनों वाले स्पर्म्स हो गए। ओके, बट जो एक सेल होते हैं उनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम वाला ही एक्स सेल होता है। एक्स सेल के पास में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। तो अब होता क्या है, इफ द स्पर्म्स हैविंग द एक्स क्रोमोसोम, मतलब अब मैं इसको आपको और एक वे में समझाती हूँ। जैसे कि मैं बात कर रही हूं, अगर कोई मेल है, राइट, तो मेल के पास में हमने ये किया कि भाई मेल जो था उसके पास में एक्स वाई क्रोमोसोम है, राइट, और यहाँ पर एक्स एक्स वाला है। ये होगा मेल में और ये होगा फीमेल में, राइट। तो मेल का जब एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज होगा तो इट ऑलवेज प्रोड्यूस दी एक्स एक्स। तो एक्स एक्स मतलब किसका बर्थ होगा? गर्ल चाइल्ड का।
बट जब कभी भी मेल के वाई क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ में फ्यूज हो गए तो इट प्रोड्यूस एक्स वाई, मतलब मेल चाइल्ड। ओके, सो अल्टीमेटली जो सेक्सुअलिटी होती है चाइल्ड की, इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी मेल, नॉट डिपेंड ऑन दी मदर, इट डिपेंड ऑन दी फादर। मतलब वही जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका सेक्स क्या होगा, वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये टोटली किस पे डिपेंड होता है, फादर के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड होता है, ये मदर पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो आपको प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर X sperms having, जो sperms है वो X chromosome fused with the egg having the X chromosome, the child will be girl। तो कैसी child बनेगी, जब X chromosome वाला जो sperm है वो X chromosome वाले egg से fuse होगा तो हमेशा गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। इफ अ स्पर्म्स हैविंग द Y क्रोमोसोम, अब स्पर्म्स के पास क्या है, Y क्रोमोसोम है और वो फ्यूज होगा X क्रोमोसोम वाले एग से, तो हमेशा कौन सा फॉर्मेशन होगा, द चाइल्ड विल बी बॉय। तो अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करता है, द क्रोमोसोम ऑफ फादर, फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा कि वो एग के साथ फ्यूज होकर मेल चाइल्ड का डेवलपमेंट कर रहा है या फीमेल चाइल्ड का। ओके, तो अल्टीमेटली इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें ये सेक्सुअल टर्मिनेशन मेथड्स है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस है, ये इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अब आपका नेक्स्ट जो होगा वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स जो हो गए दोनों चैप्टर के आपके, सबसे टफ जो आपका न्यूमेरिकल वाला सेगमेंट है, एक लाइट वाला और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल पे एक वीडियो में प्रिपेयर करूंगी, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर पाएंगे और ये आपके एग्जाम के पहले ही होगा। सो डोंट वरी एंड अच्छे से पढ़ने पर फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बाय बाय।